हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम टू ऑल। एक बार फिर अपने सभी साथियों का हम आपके अपने चैनल एपिक एजू पर आपका स्वागत करते हैं। भाई आज की वीडियो है वो हम बनाएंगे जो हरियाणा जो एस्टेट एग्जाम होता है एस्टेट के ऊपर ये आपकी वीडियो रहेगी, जिसमें हम जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं। और यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो हम इस सीरीज को और आगे रखेंगे और आपके जो हम सीडीपी के अंदर यानी जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी होते हैं उसका हम टारगेट लेके चलेंगे 30/30 का। तो सबसे पहले हम आपको एक प्रश्न पत्र दिखाते हैं। पिछला प्रश्न पत्र है ये 2023 का। आज इसको सोल्व कराएंगे ताकि आपको आइडिया आए कि किस प्रकार के पेपर आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आप भी जो अपना जवाब है वो वीडियो को पॉज कर दे सकते हो और देख सकते हो कि आप कितने जवाब इसमें सही है। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं आपके वो ऑप्शन की मैं बात करूं तो अनौपचारिक शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा और धार्मिक शिक्षा। सबसे पहले जब भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। माइनर सी जो लैंग्वेज होती है उसी के अंदर आंसर भी होता है। अब इसमें बोला है कि सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए पूछा है कि किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। यदि कोई बच्चा सामाजिक रूप से वंचित है तो उसके लिए आपकी समावेशी शिक्षा की जरूरत है उसको। ठीक है, यदि वो क्योंकि समावेशी शिक्षा से क्या है उसको हर प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा इसी कड़ी में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था से संबंधित नहीं है। किशोरावस्था से संबंधित नहीं है ये बताना है। तो इसमें एक है आपका अहम पहचान एवं धनात्मक मनोसामाजिक पहलू, अहम पहचान एवं ऋणात्मक मनोसामाजिक पहलू, अहम सजान तटस्थ मनोसामाजिक पहलू, अहम पहचान कोई मनोसामाजिक पहलू ही नहीं है। तो भाई इसने पूछा है कि इसका नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अहम पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। एक सृजनशील बालक को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती। तो ये अंडरलाइन कर रहा हूं मैं भाई, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है स्टेट का। जब भी आप देखे जाओ तो क्या नहीं देखी जाती, अपसारी चिंतन बिल्कुल भाई, डाइवर्जेंट थिंकिंग देखी जाती है, अति जिज्ञासा बिल्कुल देखी जाती है, उन्हें बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, उच्च कल्पनाएं बिल्कुल होते हैं, लेकिन क्या नहीं देखे जाते, परंपरागत विचार। तो इसलिए जो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, परंपरागत विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती। कौन सी प्रक्रिया सामाजिकता ये है कि समाजीकरण की प्रक्रिया पर आपका नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालती। तो सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार, स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं निभाना, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास। तो कौन सा हो सकता है, वीडियो पॉज कर आंसर भी दे सकते। तो भाई उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर देने की कोशिश किया होगा। तो मिलान की समझ लीजिएगा कि सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार तो होता है जो समाजीकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं निभाना ये भी डालता है और सामाजिक अभिवृत्ति का विकास भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास। बिल्कुल सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र। जो वाइगोत्स्की ने दिया था कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी किसी चीज के समीप जाना। ठीक है, जैसे इस ऑप्शन आप देख सकते हो, उत्तर देने की कोशिश करें तब तक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, आप मान लेते हैं आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप उसको काउंटिंग सिखा रहे हो 1 2 3 4। ठीक है, आप उसको क्या है, जब बच्चा है लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा है, यदि आप उसको आके सहयोग कर रहे हो, ठीक है, सहयोग कर रहे हो
या कोई निर्देश दे रहे हो बिल्कुल समीप आकर, ठीक है, निर्देश दे रहे हो आप, तो वो उस चीज को बच्चा लिख लेगा। तो इसका जो उत्तर है इन चारों ऑप्शन में से ये बनेगा कि बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है, ये उसका आंसर होएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र का, इस ऑप्शन के, इन ऑप्शनों के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। यानी क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नहीं शब्द लगा देते हैं ना बच्चे, इसको माइंड में एग्जाम के प्रेशर में ले ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण करेंगे आप। तो इसका रचनात्मक करेंगे, निदानात्मक करेंगे, उपचारात्मक करेंगे या योगात्मक। तो भाई हमें उसका निदान करना है, तो निदानात्मक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। शिक्षा के समावेशन का यह अर्थ किसके द्वारा स्पष्ट किया गया था। 4 ऑप्शन है, इसका ऑप्शन जरूर दीजिएगा भाई और फिर बताना मुझे किस किस का सही लिखा। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई एनसीएफ, आपकी 2005 में इस चीज को लिखा गया है। यदि आप एनसीएफ आपको पढ़ोगे तो उसमें ये चीज आपको स्पष्ट रूप से ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां कि वर्दी एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। किस प्रकार के होते हैं। शरीर के आकार में परिवर्तन होता है, शरीर के अनुपात में परिवर्तन होता है, पुराने लक्षणों का विलोपन होता है, नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण होता है। और इसमें फिर आपको इनके हिसाब से ऑप्शन देने हैं कि क्या होता है। ऑप्शन आंसर देने की कोशिश। तो भाई मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं। बिल्कुल, शरीर के आकार में भी परिवर्तन होते हैं, अनुपात में भी परिवर्तन होता है, पुराने जो लक्षण होते हैं उनका भी विलोपन होता है, नवीन विशेषताओं का भी अधिग्रहण होता है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, गलत मत करना भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव नहीं करता है। कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम यानी मोटिवेशनल जो लर्निंग थ्योरी है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है। देखो भाई, वैसे तो लगभग इस क्वेश्चन का उत्तर 90% हमें यहाँ मिल चुका है कि अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण नहीं करती बल्कि उस चीज को क्या करती है, बढ़ाती है। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करती है, बिल्कुल ये बात सही है, ये बात गलत है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को सक्रियता लाती है, ये बात भी सही है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को बनाता है, सही बात है। तो इसका आंसर भाई यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भाई, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं में उनके स्तर को सुमेलित कीजिए। ये दिए गए कि अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, भाई नैतिकता इधर दिए गए, नैतिकता का स्तर भाई कौन से स्तर में होता है। इसी प्रकार ये व्यक्तिवाद और विनिमय कौन से स्तर में होता है, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत आधार कौन से स्तर में होता है, और सार्वभौमिक नियम है वो किस में होते हैं। तो इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो भाई इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक अच्छे संबंध, ये हो जाएगा आपका जो लेवल है उस 2 से संबंधित हो जाएगा। व्यक्तिवाद और विनिमय ये आपका लेवल 1 से संबंध हो जाएगा। और ये जो दोनों बचे हुए हैं पॉइंट सी और डी, इनका लेवल हो जाएगा आपका लेवल नंबर 3। ठीक है, आगे भी ध्यान रखना भाई, इस प्रकार के और क्वेश्चन जो है अदल बदल के बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 11, जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है तो उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, उसे अविराम सीखना, पूर्ण सीखना, अंश सीखना या प्रशासन सीखना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देखते हैं इसको टिक करें और आगे बढ़े। और समय की बचत भी आपको करनी है पेपर में, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा लेंथी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है। ठीक है,
पहला इसमें ऑप्शन है वे सार्वभौमिक होते हैं, वे जन्मजात होते हैं, ये जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, वे व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं होते। तो भाई इसका बिल्कुल ये पहले 3 पॉइंट ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार है? निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार है? लिखित, मौखिक, व्यवहारिक या प्रायोगिक? तो भाई यदि हम बात करें तो लिखित भी होती है आपकी और मौखिक भी होती है, और इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी होती हैं ये, ठीक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संबंध में सही नहीं है? पहला देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है। बिल्कुल भैया 100% सही बात है। शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। बिल्कुल ये भी 100% सही बात है, ठीक है। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते, अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते। भाई मुझे इस पे डाउट आया है, अगला पॉइंट और पढ़ लेता हूं। अशाब्दिक परीक्षणों में बुद्धि का मापन चित्रों और आकृतियों से होता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो जब इनको आप डिटेल में पढ़ोगे ना, तो बिल्कुल मैंने इनको डिटेल में पढ़ रखा है, तब मैं इनके इस प्रकार से आंसर दे पा रहा हूं, वरना 30/30 आपको लेने हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन करवाएंगे वहीं से आपका एग्जाम में आपके आएंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्व उसके आयाम से संबंधित में सही नहीं है? तो भाई साथियों ये है आपका गिलफोर्ड का मॉडल। तो समझ लीजिए ये गिलफोर्ड 3 डायमेंशन मॉडल होता है। जैसे ये क्यूब दिखाई गई है, इसके अंदर ये चीजें हैं, इसमें एक आपका इधर इधर जो ये चीजें दिखाई गई है ये सारे कंटेंट है। जैसे विजुअल है, ऑडिटरी है, सिंबॉलिक है, सिमेटिक है, बिहेवियर है। तो ये सारे 6 इसके क्या है, 1 2 3 4 5 इसके कंटेंट है। ये प्रोडक्ट है, यानी जिसे उत्पाद बोला गया है। उत्पाद में आपकी यूनिट है, यूनिट्स है, इकाई जिसे बोलते हैं, क्लासेस, श्रेणी, रिलेशंस, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशंस, इम्प्लीकेशन। 6 आपके कितने हैं, इनके प्रोडक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं भाई, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन स्टेट में पूछा जाता है। तीसरा भाई इसके अंदर मैं बात करता हूं तो ऑपरेशन, ऑपरेशन के अंदर भी इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5। और ऑपरेशन में क्या क्या, इवोल्यूशंस, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, मेमोरी और कोगिनेशन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है जिसके बारे में बताया गया था स्टार्टिंग में। और इस प्रकार 5 गुणा 6 गुणा 5 कुल 150 इसमें ये बताए थे, ठीक है। कंटेंट में इन्होंने जो चीजें हैं वो एक्सप्लेन किया, लेकिन हमें आप यदि एग्जाम में क्लियर करना है तो आपको भैया पूरा तो मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा जो है इसमें समय लग जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्या करना है भाई, ये चीजें ही आपको याद रखनी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है। जेपी गिलफोर्ड, ये जेपी गिलफोर्ड थे हमारे जिन्होंने ये मॉडल हमें दिया है, ठीक है। कंटेंट का मतलब होता है कि हम क्या थिंक करते हैं, ऑपरेशन जो प्रोसेस होती है थिंकिंग की वो, और प्रोडक्ट द एंड ऑफ द रिजल्ट फॉर आवर थिंकिंग। तो भाई इस चीज इस प्रकार से, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पूरी डिटेलिंग समझ आती है तो हमने आप बता दिया है ये कंटेंट जो होता है उसका रिलेशन से संबंध नहीं होता। अभी अभी मैंने आपको दिखाया है ना, तो उसका संबंध नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है? सार्थक सीखने के अवसर, एकल शिक्षण मार्ग, सतत मूल्यांकन, सुलभ शिक्षण सेटिंग्स। तो भाई क्या हो सकता है इसका आंसर, आप पॉज कर देने का कोशिश करें और फिर मिलान करें। देखो जो एकल शिक्षण मार्ग है वो कभी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि डाइवर्जेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांडुरा के अनुसार प्रेक्षणात्मक सीखने की कौन सी अंतर संबंधित प्रक्रियाएं नहीं है? देखो जो बांडुरा के अनुसार जो सीखने की कौन सी अंतर संबंधित जो प्रक्रियाएं जो प्रोसेस नहीं है, वो आप कौन कौन सी नहीं है भाई?
अवधारणात्मक प्रक्रियाएं, धारणात्मक प्रक्रियाएं, प्रेरणात्मक प्रक्रियाएं, संयोजनात्मक प्रक्रियाएं। देखो अब ये भी होती है, अवधारणात्मक जो प्रोसेस है वो भी होती है, धारणात्मक भी होती है और ये भी होती है, और जो नहीं होती वो होती है आपकी इस प्रकार की कोई आपकी जो प्रक्रियाएं कंटेंट्स है वो नहीं होती। नेक्स्ट है आपका बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर और दोहराकर वही व्यवहार सीख लेता है तो उसे क्या कहते हैं। तो भाई बिल्कुल सीधी सादी डेफिनेशन दी है इसने बांडुरा की, उसको मॉडलिंग कहते हैं भाई। ठीक है, लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत घटिया बुद्धि में कौन सा उपघटक शामिल नहीं है। मेटा घटक, प्रयोगात्मक घटक, निष्पादन घटक या ज्ञान संग्रहण घटक। ठीक है, तो भाई मैं आपको बता देता हूं, इसमें मेटा घटक भी होता है भाई, इसके अंदर हमारा निष्पादन भी होता है और ज्ञान संग्रहण भी होता है, जो अर्जन जिसको हम रिक्विजिशन बोलते हैं। तो क्या नहीं होता, प्रयोगात्मक घटक नहीं होता। तो इसका ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि एक अधिगम निर्योगिता जो गणितीय कौशल के अधिग्रहण को प्रभावित करती है। तो मैं भाई इन सारी आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले अंक गणितीय बताना चाहूंगा, ये होती है आपकी डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसलेक्सिया को बोलते हैं भाई पठन विकार। पठन विकार आपका क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है। डिसग्राफिया होता है भाई लिखने संबंधी, लिखने संबंधी अभी जो लिखने संबंधी जो दिक्कत होती है बच्चों में, जो विकार होता है या निर्योगता होती है अधिगम, वो होती है आपकी। ठीक है, और भाई डिसमैग्नीसिया मुझे इसमें याद नहीं आ रहा है, तो यदि कोई साथी वीडियो देख रहा हो तो डिसमैग्नीसिया को भाई बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि भाई क्या होता है। बिल्कुल मैं अपनी ईमानदारी से बता रहा हूं भाई, मुझे इसमें याद नहीं है ये कि ये क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 21, देखते हैं कि फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की पांचों अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहले होती है मुखावस्था, फिर होती है गुदावस्था, फिर लिंग प्रधानावस्था, फिर अव्यक्त अवस्था और लास्ट में जनेन्द्रिय अवस्था होती है। ठीक है, तो भाई आपको रट लेनी है, ये बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। कम से कम 5 बार ये एस्टेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एस्टेट में, सी टेट में, यूपी टेट में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण में कौन सा कालिक क्रम सीखने का सर्वाधिक प्रभावित करेगा। यानी क्वेश्चन ये है कि पावलाव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है सीखने का, उनमें उसके अनुसार स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का कौन सा कालिक क्रम सीखने का सर्वाधिक प्रभावित करेगा। एक तो समकालिक, एक विलंबित, एक संकेत और एक पश्चगामी। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा विलंबित। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन और सामान्यकरण की क्षमता विकसित हो जाती है। तो बिल्कुल भाई पहले तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जब भी प्याजे की बात आ जाती है तो सबसे पहले इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के ऊपर, इन्होंने संज्ञानात्मक के ऊपर यानी कोग्निटिविज्म पर इन्होंने अपने सिद्धांत दिए, और इनकी 4 अवस्थाएं थी, जिसमें ये पहली थी हमारी संवेदीगामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी थी आपकी पुरुष क्रियात्मक अवस्था, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तीसरी स्टेज थी जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। और चौथी आपकी थी औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें जो बच्चा है, यदि हम बात करते हैं अमूर्त की बात करते हैं, तो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने स्टार्ट कर देता है, और इसकी जो एज लिमिट होती है वो 0 से 2 होती है। ठीक है, और इसकी 2 से आपकी 7 होती है।
2 से 7 होती है इसकी, और इसकी 7 से 11 होती है, और इसकी 11 से 18 होती है। ये एज है, ये भी आपको क्या है भाई ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? नहीं की जानी चाहिए भाई, देखो जो प्रतिभाशाली है, स्वतंत्र प्रोजेक्ट कार्य के अवसर नहीं की जानी चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं की जानी चाहिए। त्वरण त्वरण एक्सीलरेशन बिल्कुल जरूरत है भाई उनको। संवर्धन कार्यक्रम भी उनके कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या नहीं करना चाहिए, उपचार की उनके कोई जरूरत नहीं होती है। उपचारात्मक शिक्षण की जो क्लासेस होती हैं उनमें उन बच्चों को नहीं बिठाना चाहिए, उनमें उन बच्चों को बिठाना चाहिए जो पढ़ने में थोड़े से मंद है, या जिनकी जो लर्निंग की जो प्रोसेस है वो धीमी होती है, उनको ही बैठाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? भाई कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? एक तो पृथक्करण का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, विविधता का जश्न मनाने का सिद्धांत, और शिक्षा के अधिकार का सिद्धांत। कौन सा नहीं है भाई? आप देखो भाई, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सहयोग का जो सिद्धांत है, समावेशन में सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और जो विविधता होती है उस विविधताओं के अनुसार पढ़ाने की, उनको सिखाने की जरूरत होती है, तो ये सिद्धांत भी है। और शिक्षा का अधिकार तो भाई होता ही है, तो इसका आंसर है पृथक्करण, यानी पृथक्करण नहीं कर सकते उनको हम, तो पृथक्करण का कोई सिद्धांत समावेशी शिक्षा के सिद्धांत से संबंधित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका व्यक्तिक विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता? व्यक्तिक विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का जो समर्थन है वो नहीं करता। तो ऑप्शन ए, विद्यार्थियों का बड़ा समूह, व्यक्तिगत अनुदेशन, पाठ्यक्रम अनुकूल, विद्यार्थियों की क्षमताओं का ज्ञान। तो भाई देखो, व्यक्तिगत अनुदेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार यदि हमें शिक्षण करना है, पाठ्यक्रम का अनुकूल भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हमने पाठ्यक्रम ऐसा बना दिया कि बच्चे उसको कर ही नहीं पाएंगे तो उसका भी फायदा नहीं है। और विद्यार्थियों को क्षमताओं का ज्ञान होना तो हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके बिना तो हम टीचिंग कर ही नहीं सकते। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा विद्यार्थियों का बड़ा समूह, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका नहीं है। अब ये देखो, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो मार खा जाओगे। बिना भेदभाव के विद्यालय में प्रवेश देना, सुलभ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना और मुख्य धारा से बाहर करना। देखो, पहचानना तो सही बात है, लेकिन उनको यार मुख्य धारा से बाहर थोड़ी नहीं कर सकते हैं। तो हमें उत्तर यही मिल चुका है, हमारा आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद है। प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर होता है। देखो भाई, यही बात है जो संदर्भ में सही नहीं है, वो यही है, क्योंकि प्रारंभिक विकास बहुत गंभीर होता है और तेजी से होता है, बाद का नहीं होता। तो यही इसका उत्तर है 28 का। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो भाई ये जो समावेशी शिक्षा का त्रिआयामी सिद्धांत है वो ग्रिफिथ, कूपर और रिंगलाबेन के द्वारा दिया गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ, कूपर और रिंगलाबेन। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है भाई, समाजीकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना। समाजीकरण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो भाई ये हरलोक महोदय की ये परिभाषा थी कि समाजीकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना। ये हरलोक महोदय ने ये हमारी जो है स्टेटमेंट दी थी। तो भाई आज का ये हमने आपको सेशन कराया, वीडियो कराई, आपको कैसी लगी और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा या वीडियो नहीं अच्छी लगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में सारी जानकारी दे ताकि हम इस सीरीज को आगे बढ़ा सके। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।